बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा वीकली एजुकेशन सेशन का तीसरा जो है वो इवेंट है। इसमें हमारा टॉपिक जो है उस पर अभी करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं दावत देता हूँ सफदर अंसारी साहब को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नाति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्ला जी। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूँगा आसिम ख़ान साहब को कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। दुरूद पाक पढ़ेंगे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। ऐसा मंज़र ज़माने में प्यारा नहीं। ऐसा मंज़र ज़माने में प्यारा नहीं। जैसा मंज़र मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। आँखों से देखा तो नहीं, इसी का एक और है। वो ये है कि ये तो रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि क्या है ना, अब अल्लाह ताला ने मतलब एक शायर था नजम रोमानी। नजम रोमानी शायर था जिसने ताजदार हरम वो जो है ना वो नात लिखी थी। तो वो हमारे सीनियर गुलाम हुसैन जहानिया साहब होते थे, उसके घर हर साल महफिल होती थी और उसमें वो नात खाने में सिर्फ एक ही बंदा आता था। वो अपना कलाम भी सुनाता था और दूसरे शायरों का भी कलाम सुनाता था और जो है हिंदुओं का भी नातिया कलाम सुनाता था। हाँ,
और एक हिंदू का नातिया कलाम में जो है ना, मुझे जो यानी मफहूम की शक्ल में कोई मैं कह सकता हूँ कि उसने कहा था एक मुस्लिम का ही मोहम्मद पे अजारा नहीं, एक मुस्लिम का ही मोहम्मद पे अजारा नहीं। पता नहीं एक दूसरा मिसाल कि कुछ हमारा भी कोई बन जाए तो कोई इसका कुछ चारा नहीं है, इस तरह कोई इस तरह का। वो जो है ना ये जो है ना एक मुस्लिम का ही मोहम्मद पे अजारा नहीं, वो पता किस चीज़ की वो इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, रहमतुल लिल आलमीन। समझ गए? समझ एक मुस्लिम का ही मोहम्मद पे अजारा नहीं। और यानी नॉन मुस्लिम्स ने बहुत अच्छी अच्छी यानी नाते लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत। और ये जो है ना उन्हीं का ही एक था ये कि अल्लाह ताला को देखा तो किसी ने नहीं, तो उसमें यह है कि एक देखने वाले की बात को हमने मान लिया कि अल्लाह है। देखो ना, मैं मेराशी पे गए थे ना, वो देख के आए थे ना। अब हम कह सकते हैं कि एक देखने वाले जिसने देखा हुआ है उसकी बात को हमने माना है। ठीक है, शुक्रिया। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एडवांस टैक्स के हवाले से 147 सेक्शन और उसके साथ 205 की जो लिंकेज है उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। तो मैं दावत देता हूँ अपने आज के स्पीकर जनाब अतीकुर-रहमान हाशमी साहब को, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं, कि वो आएँ और लेक्चर का आगाज़ करें। अतीकुर-रहमान हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने पहले ही प्रोग्राम से पहले भी उसके आगाज़ में ही बताया था कि यहाँ मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर लोग भी मौजूद हैं जिनका इल्म और तजर्बा और जो विज़न है वो मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं कोशिश करता हूँ अपने तय कि जो मेरा टॉपिक है मैं उसको एक्सप्लेन आपके साथ कर सकूँ। हमें हमेशा से ये हमने देखा है कि बिजनेसेस में एक ही उनका ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस हो, उसका एक ही मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है या होता है मैक्सिमाइजेशन। इसी तरह जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जैसे अगर आप अमेरिकन या ब्रिटिश लॉ लेजिस्लेशन को देखें तो वहाँ पर भी ये जो टॉपिक है जिसका टाइटल है एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर, सेक्शन 147 विच नरेट्स के जी क्या है, एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। द टाइटल जो होता है ना वो सेक्शन का, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको उस टैक्स में बता के इसमें ये एडवांस टैक्स है जो कि एक टैक्स पेयर ने पे करना है। अगर और इसमें जो इससे पहले था सेक्शन 53 इसका होता था 1979 के ऑर्डिनेंस में, और अब उसको ये 147 आ गया जब 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। 1922 का भी जो है ना वो भी कवर करा हुआ है। जी जी, वो सर इसलिए तो मैंने बताया था। तो इसमें जो है, और ये इसकी एप्लीकेशन ऐसी है जैसे इसका नाम से आपको पता चल रहा है कि ये फाउंडेशन है फॉर द एडवांस टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान। और ये अप्लाई, इसकी एप्लीकेशन किस पे होगी? इसकी एप्लीकेशन होगी, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल, AOP कंपनीज, तमाम टैक्स पेयर पे में जो ये नाम मैंने बताया, इंडिविजुअल में, AOP और कंपनी पे ये अप्लाई होगा। इंडिविजुअल के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी टैक्सेबल, उसको टैक्स चार्ज हुआ हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन होती है। आप रिटर्न्स बनाते हैं तो आप देखते हैं कि टैक्स चार्ज लेकिन पेएबल नहीं है। कई वजूहत से पेएबल नहीं हो सकता कि आपका ऑलरेडी इतना टैक्स जमा है या डिडक्ट हो चुका हुआ है एडवांस टैक्स की शक्ल में, ना सिर्फ 147 टैक्स क्रेडिट मिल गया तो, या कई शक्लों में टैक्स क्रेडिट जब मिल जाता है तो वो फिर आपको 100% टैक्स, जैसे सर ने बताया कि टैक्स चार्ज तो है लेकिन पेएबल नहीं है, मतलब आपने देना कुछ नहीं है, उल्टा आपका शायद हो सकता है रिफंडेबल बन जाए। क्रेडिट्स तो नॉर्मली 100% से ज़्यादा शायद मुश्किल ही मिलते हैं, क्योंकि क्रेडिट्स पे तो हमें जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है 100% तक। हाँ, विद होल्डिंग आपकी हो चुकी है पहले से, या आपने ये सेक्शन 147 का भी आपकी रिफ़ंड हो सकता है क्योंकि आपने इसको
इसको पेमेंट कैसे करनी है, इंडिविजुअल ने कैसे करनी है, जिसकी इनकम को लास्ट ईयर टैक्स चार्ज हुआ था वो इसके लिए लायबल है। एवरी इंडिविजुअल, हम पहले इंडिविजुअल को डिस्कस कर लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम वाज चार्ज टू टैक्स, ये सब सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, उस पर ये एप्लीकेबल होगा। एडजस्टेबल होगा, ये एडजस्टेबल नहीं है, फाइनल नहीं है, आपने जितना जमा करा दिया वो क्या नहीं। ये आप देखें, ये इसकी सबसे पहले इसकी मैकेनिज़्म को समझे ना। इसका मैकेनिज़्म ये है कि आपका टैक्स अगर लेटेस्ट टैक्स ईयर जो था ये उसकी बेस पे आपको पे करना है करंट में। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर आपका क्लोज हो गया 2025, अभी 2026 आपका क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, उसका ये क्वार्टर चल रहा है, सेकंड मतलब उसका लास्ट क्वार्टर चल रहा है। अब आपने जो लास्ट क्वार्टर है उसमें जो टैक्स पे करना है वो 2025 की टैक्स ईयर की बेसिस पे करना है। मैंने आपसे बात की कि वूज इनकम वाज चार्ज टू टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर अंडर दिस ऑर्डिनेंस, उसको टैक्स चार्ज हुआ था, पेबल मैं बात कर रहा हूँ, पे नहीं उसने किया। आप इसको कंफ्यूज मत करें, पे करना टैक्स और बात है, चार्ज करना और बात है, क्योंकि हो सकता है आपका रिफंडेबल हो, तो आप इसका मतलब आप लायबल, आपका क्रेडिट बनेगा। और इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट या स्टेट या टैक्स अथॉरिटीज़ ये चाह रही हैं कि बजाय हम सारा टैक्स 30 सितंबर को रिटर्न ड्यू होती है फ़र्ज़ करें तो उस वक्त कलेक्ट करें, तो कहते हैं कि इसके साथ हम थोड़ा सा बिट्स बाय बिट्स कलेक्ट करते थे। और शॉर्ट लफ्ज़ों में ऐसे कहते हैं पे एज यू अर्न। हाँ जी, इसको शॉर्ट जो अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, पे एज यू अर्न, या सॉरी ब्रिटिश भी इसमें ऐसे ही यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली एडवांस टैक्स जो है उसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, लाइक यूके में 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जनवरी में है और जुलाई में है, वो इस तरह करके लेते हैं। वो भी आपको यही कहते हैं, दूसरे मैंने बताया कि सब स्टेट्स का, कलेक्टर्स का यही मोटिव है कि जितना मैक्सिमम रिटर्न इंश्योर कर लिया जाए। बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 10 इन द बुश, कि आपको सितंबर एंड तक इंतज़ार ना करना पड़े कि सब टैक्स पेयर वहाँ पे करेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ टैक्स पेयर्स को, जिनकी के इनकम जो थी वसाल के तौर पे इंडिविजुअल्स के ऊपर उन्होंने थ्रेशोल्ड लगाया कि टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन से ज़्यादा है उसकी फॉर इंडिविजुअल। अभी हम बात करें एओपी और कंपनीज को हम सेकंड फेज में डिस्कस करेंगे। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम, पहली बात तो एक उसको टैक्स चार्ज हुआ, उसकी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन से ज़्यादा थी, उसमें एक्सक्लूजन्स निकाल दिए, लाइक सैलरी निकाल दी है कि जी जिसकी सैलरी इनकम होगी, सिर्फ हो सकता है उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कई मिलियंस में हो, उसको निकाल दी, क्योंकि नॉर्मली सैलरी पे साथ के साथ एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो डिडक्ट करेगा और वो उस तरह उसने वो करना है। इसी तरह दूसरी उस इंडिविजुअल के लिए क्या चीज़ निकाल दी है कि जो डिविडेंड है, यानी कि वो तमाम इसमें से चीज़ें आएंगी आपके सामने। टैक्स ऑन डिविडेंड्स वो निकाल देंगे आप इंडिविजुअल की, जब टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करने लगेंगे। सैलरी निकाल दी, टैक्स डिविडेंड निकाल दिया, टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स ये भी निकाल दी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट्स को भी जब आप पेमेंट करने लगते हैं तो आपके लिए विदहोल्डिंग करना लाजमी हो जाता है। फिर टैक्स ऑन शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन, अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसका भी आप ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये चीज़ें आपने उसके निकाल देनी है इसमें से। इसके बाद आपके पास आ जाती है इसकी, आपने उस इंडिविजुअल में से जो उसने इंपोर्ट पे सेक्शन 148 का टैक्स है या इनकम है वो भी निकाल दें। टैक्सेबल इनकम हमने वर्कआउट कर रहे हैं इंडिविजुअल की, वो 1 मिलियन से ज़्यादा होगी और उसको टैक्स चार्ज हुआ होगा तो वो लायबल है 147 के लिए। उस मद में क्या चीज़ें निकाल देनी, सैलरी निकाल दें, डिविडेंड निकाल दें, सेक्शन 5, 6 निकाल दें, 7 निकाल दें, 148 की निकाल दें, क्योंकि उसके बगैर तो होना ही है। और उसके बाद यहाँ पे वर्डिंग यूज़ किया उसने कि जो आपकी डिडक्शन एट सोर्सेज हैं जितने भी 149 से लेके 156 तक, प्राइस बॉन्ड निकल आया एक बंदे का तो वो आप वो इनकम निकाल देंगे। ये नहीं है कि उसका एक 8 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकल आया एक इंडिविजुअल का, उसको कहो जी अगले साल तू वो टैक्स पे कर, नहीं, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन है, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट है,
अगर आपका किसी का प्रॉफिट ऑन डेट है किसी इंडिविजुअल का और वो 1 मिलियन से ज़्यादा उसकी टैक्सेबल इनकम है, प्रॉफिट उसका ज़्यादा है, लेकिन उसका टैक्स डिडक्ट हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है, यहाँ जहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा चला जाएगा तो वो नॉर्मल में जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी एक्सपोर्ट्स या ये सारी उसमें डिवीजन 3 जितना भी है वो आपने डिडक्शन एट सोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 12 की अगर कोई इनकम है, लॉ में यही वर्डिंग है, चैप्टर 12 की उसकी कोई इनकम है जिसमें 231, 232, 233, 235, 236 वगैरह की भी उसकी वो निकल जाएगी उसके हिसाब से। और उस इंडिविजुअल ने अब किस तरह से पे करना है, उसका बड़ा सिंपल फार्मूला है इंडिविजुअल का। जो टैक्स उसको पिछले साल चार्ज हुआ उसको 4 पे डिवाइड करते हैं। जो फार्मूला जो दिया है लॉ में, जो ऑर्डिनेंस के अंदर, वो दिया है A डिवाइडेड बाई 4, यानी कि A इज द टैक्स असेस्ड एंड 4 क्वार्टर है। क्वार्टर का इसमें सिर्फ इंडिविजुअल में याद रखें 15 तारीख जो है उसकी हर क्वार्टर की, यानी कि जो क्वार्टर पहला है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, इसकी 15 सितंबर को ड्यू है, 15 सितंबर को ड्यू है। जो भी आपका टैक्स असेस्ड था उसको 4 पे डिवाइड करें और फिर -B कर दें उसमें से जो टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है इस दौरान। A डिवाइडेड बाई 4, A इज द टैक्स असेस्ड एंड B इज द विच हैव बीन आपसे डिडक्ट हो गया। जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई, सैलरी को कोई या प्रॉफिट ऑन डेट पे या किसी और चीज़ों के ऊपर इस तरह से अगर आपका कोई डिडक्शन हुई तो वो करना है, बाकी आपने पे करनी है। अच्छा, ये क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले हाँ जी। फाइनल टाइम देते हैं इसकी क्यों इसको मतलब ये जैसे क्वार्टर भी खत्म ही नहीं हुआ 15 दिन तो हाँ। ये लास्ट डेट होती है तो देखिए इसमें तो उसका टैक्स असेस्ड है ना इंडिविजुअल का, तो उसके ऊपर डिवाइड किया 4 पे, उन्होंने कहा जी जितना अर्लीस्ट कलेक्ट कर लेंगे कर लेंगे। तो कंपनी और इंडिविजुअल की सूरत में भी ऐसे ही है। नहीं, कंपनी में 25 है, 25 है लेकिन अभी तो उसको बिल नहीं आया अभी। हाँ 25 उसकी देखें उसकी 25 सितंबर, उसमें 5 दिन का ही गैप रहता है। सर इसमें देखें ना, अभी मेरा बिल आना है सितंबर का, अक्टूबर में किस चीज़ का? बिजली का बिल, एडवांस टैक्सेस के जो मेरे बिल है, बड़ी क्लियर वर्डिंग लिखी हुई है डी के अंदर। अगर आप डी देखेंगे, आप चलिए आगे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे ना बताएं कोई। डी के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है फॉर टैक्स पेड फॉर द क्वार्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो टैक्स पेड फॉर द क्वार्टर, मेरा क्वार्टर तो देखिए सितंबर क्वार्टर था, उसका तो मुझे एडजस्टमेंट सितंबर में मिलनी है, मुझे दिसंबर क्वार्टर में तो नहीं मिली, लेकिन बिल मुझे आ रहा है अपना सितंबर क्वार्टर का अक्टूबर में। उसने क्या डिडक्टेड या उस तरह से आप जानते हो, तो आपने जो पहले पिछले क्वार्टर का होगा तो वो भी तो जुलाई में आके पेमेंट नहीं ले हुई। सकते ना सर, लाल में आप देखें क्या लिखा हुआ है, डी में पढ़े क्या लिखा हुआ है, डी का वर्डिंग आप देखेंगे तो उसको मुझे थोड़ा सा चले गए। बी जो है ना, बी में सिर्फ बी पढ़ लें जी। बी में क्या लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि बिजली का क्योंकि ऑप्शन आता है मुआवजा के लिए, बी इज द टैक्स पेड इन द क्वार्टर। इन द क्वार्टर। तो क्वार्टर में पेड किया, क्वार्टर में तो मुझे बिल आया है अगले महीने में, वो महकमा नहीं मानता, मतलब पे तो आपने किया नेक्स्ट क्वार्टर में। नहीं, लेकिन फिर आप लॉ की बात करते हैं तो फिर तो वो देखें वो उस क्वार्टर में तो पे हुआ ना, जो जुलाई में आपने पे किया है अक्टूबर में जाकर, बिल मुझे अक्टूबर में आया हाँ कुछ वो तो लग गया टैक्स ऐड कर दिया है, वो सितंबर का। हाँ जी। तो बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो क्वार्टर, मिसाल के तौर पर मेरा पिछले क्वार्टर का कोई फालतू चला गया टैक्स, अब मैं अगले क्वार्टर में भी उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मेरी टैक्स लियाबिलिटी बनती है एडवांस टैक्स की 5 लाख रुपये, विदहोल्डिंग 7 लाख की हो गई है, मैंने कहा जी 2 लाख मेरा एक्सेस चला गया। अब मैं सेकंड क्वार्टर में जाऊंगा तो मुझे महकमा कहता है कि आपने 2 लाख रुपये एक्सेस जो है उसको आप एक्सेस सेकंड क्वार्टर में क्लेम नहीं कर सकते। साल बाद तो होगा ना साल बाद तो देखें इसमें लेकिन एक ये तो फिर हम देखो जबरदस्ती फंड वाली तरफ जा रहे हैं जी कि 2 लाख आपके क्वार्टर में पे हो गया, हाँ जी। अब अगले क्वार्टर में देखा जाएगा, तीसरे क्वार्टर में भी अगर सेकंड क्वार्टर में अगर एक्सेस पेड हो गया मेरा, तो तीसरे क्वार्टर में आप मेरी लियाबिलिटी बन गई है, वो कहने से बात हाँ जी। आपको तो पहले 2 क्वार्टरों का एडजस्ट नहीं होगा। हाँ, इसमें ये है कि ये अब जो आपने यहाँ पर वर्डिंग है कि टैक्सेस पेड फॉर इन द क्वार्टर, इन द जाती है सर इसके ऊपर इस पर नहीं वो तो लाभ है। वो तो सर इस तरह से टाइमिंग डिफरेंस तो रहेगा, तो इसका हल क्या? इसका हल है जी कि हमें फॉर द क्वार्टर एंड एक्सेस इन प्रीवियस क्वार्टर्स दोनों को हमें अगले क्वार्टर में उसका नेट ऑफ होना चाहिए, एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए हमें।
देखें ये तो अभी अनॉमली इन द लॉ पॉलिसी मैटर है ये जो नहीं नहीं इसको हम पॉलिसी मैटर नहीं कह सकते, कानून है, कानून को कानूनी कहा जाएगा, लेकिन इसको हम अनॉमली इन द लॉ, Anomaly in the law है। अगेंस्ट है। देखिए ये तो एक्चुअली सॉरी टू से इससे पहले डिफॉल्ट से चार्ज लगा था। नहीं अच्छा वैसे सर बैठे हैं, मेरा ख्याल है ये पिछले 2 साल से इंडिविजुअल लेवल पे डिपार्टमेंट को थोड़ा सा ख्याल आया है 147 का। सब पे आ गया सर। नहीं पिछले 2 साल से सब पे आ गया। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने जो है ना पूरी जिंदगी कभी एडवांस टैक्सेशन कितना बनता है कितना। सर बस ये पिछले 2 साल से हो रहा है। सुनो फिर जब यानी कि असेसमेंट होती है ना, यस सर। तो उनको भी ख्याल नहीं आता कि इसको डिफॉल्ट से चेक कर लें कि यानी कोई एडवांस टैक्स का डिफॉल्ट तो नहीं है, अगर है तो कोई आज वो आएगा 205। वो यानी कि लगाते ही नहीं। मेरे किसी केस में मैंने नहीं देखा। सर मैंने देखी है। सब पूरे पाकिस्तान में रिकवरी हो गई है। सर अब हो रही है, अब अब हो रही है सर। पिछले 2 साल से एक्टिव तब हुआ ना जब जी जी उनको- पिछले 2 साल से यकीन उसकी वजह यह है कि जब वो कैलकुलेशन करने लगते हैं, हमारा ऑलरेडी डिडक्शन हुई होती है, उनको मिलता मिलाता का नहीं अब तो 205 डिफॉल्ट से चार्ज भी लगना शुरू हो गया। सर डिफॉल्ट नहीं, इसमें एक और चीज़ भी आएगी ना कि अगर आपने साल के तौर पे जो एडवांस टैक्स साल में पे किया और एट द एंड आपने रिटर्न पे की, रिटर्न फाइल की, और जो एडवांस टैक्स था वो 90% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी से कम था, तो जितना वो डिफरेंस है उसको वो अप्रैल से जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो ये सर वो नोटिस मैंने तो देखे हैं, आपने देखे होंगे। अभी आए हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ, सर के आए हैं मेरे आए हुए हैं 3-4 एक बंदा देख के भेजते हैं, इसने तो उधर भी आए हैं सर। उन्होंने 2 बंदे देख लिए सर। क्लाइंट्स का देख लीजिए। तो सर उसमें ये बंदे ने बोलना नहीं आगे से जमा कराने का। नहीं सर उसमें ये था कि वाकई मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज 147 इंडिविजुअल में देखिए MNCs में कुछ कंपनीज में से आई वर्क विद कोका कोला, तो हम कोका कोला में तो करते थे। यार वो खुद ही करते थे। हाँ वो खुद ही हम करते थे। क्लाइंट करता नहीं था। हम बिल्कुल मैं तो नहीं करता था हाँ कुछ। इसी तरह जो और किस तरह की कंपनीज हैं उसमें तो हम करते थे, ठीक है ना। और वहाँ तो हमारा अपना एक टैक्स डिपार्टमेंट होता है और वो सारी चीज़ें करता है, और वो तो बिल्कुल ही मतलब लकीर का फ़कीर होता है। वो कहता है नहीं ये लॉ में लिखा है ये करना है, हम कहते हैं भाई कोई ज़रूरत नहीं करने की, वो कहते कर रहे हैं। लेकिन अब पिछले 2 साल से मैं खुद नोटिस को सब कर रहा हूँ। और पहले उससे ऐसा होता था कि दोस्त लेके आते थे नोटिस कि यार ये मेरे क्लाइंट का, हम कहते जी इसका जवाब बना दो। मैं कहता था जिसका जवाब तू छोड़ पड़े तुझे दोबारा नहीं आएगा, और वो वाकई नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि ये जो एनॉमली मतलब इंडिविजुअल के केस में काफ़ी ईज़ है आपके पास कि आपने उसको वो करना है, 4 पे डिवाइड करना है और क्वार्टर के साथ पे करते जाना है। इसमें एक तो ये करना चाहिए कि सर आप अपने रिटर्न टाइमली फाइल करें। अगर आपके रिजल्ट्स वर्स्ट हो रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर्टेल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जो जैसे अब 30 जून 2026 आएगा तो मैं रिटर्न इसकी नहीं भरता, तो जो पहला क्वार्टर है वो मेरा 30 जून 2025 की बेस पे देना पड़ेगा मुझे टैक्स। तो अगर मुझे वर्स्ट हो रहे हैं मेरे, नहीं अगर पिछली इनकम कम है इस साल से, फिर तो वो फायदा है। फिर वो फ़ायदेमंद है फिर वो फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर अच्छा फिर उसमें ये भी है कि अगर मेरे रिफंड्स हैं, अगर मेरे रिफंडेबल मतलब इस साल में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कि मेरा रिफंडेबल है, तो मैं जल्दी अपनी रिटर्न फाइल करूं ताकि मैं इवन पहले क्वार्टर में ही जब मेरे नोटिस आए मुझे तो मैं उनको जवाब दे दूं कि भाई मेरा ये साल के तौर पे इतना रिफंड आपके पास पड़ा है, असेस्ड है, मतलब क्लेम्ड है, आप इसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें और आप रिप्लाई ज़रूर करें। नहीं वो कभी भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक 177 का ऑर्डर ना हुआ हो। जी सर। अच्छा अब मैंने तो कई बार देखा है कि सोचा है कि वो एक पागल ही होगा जो 177 की कंप्लाइंस करा के रिफंड उनके पास पड़ा रहने दें कि रिफंड मुझे जारी ना करें, तो मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं टेस्ट करा लूँ। देखो यानी कि कौन छोड़ता है फिर अगर यानी उसको वेरिफिकेशन हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है, 177 का ऑर्डर भी हो चुका है, तो बंदा कहेगा कि यार मेरा रिफंड ऑर्डर तो कर दो, आपने इसको अच्छा। लेकिन सर असल में बात यह है कि देखें जब आप अपने रिटर्न में आप रिफ़ंड एप्लीकेशन भी डाल दें और उसके साथ जाके आपने अपने अटैचमेंट्स भी लगा दिए हैं, जो प्रूफ्स आपके पास अवेलेबल थी वो आपने लगा दिए हैं, तो उसके बाद एटलीस्ट आपके पास एक फेस सेविंग के लिए तो है ना
कि आपके जी मेरा तो ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं कि वन पेज रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट आया था 2005 में, तो वो जो है ना उसका जो है यानी कि उसके नीचे जो है बैंक अकाउंट भी लिखा गया था कि बैंक अकाउंट नंबर आते हैं ताकि बैंक ऑटोमेटिकली रिफंड वहाँ ट्रांसफर कर। अच्छा, अब मैंने जो है ना उस वक्त के सेक्रेटरी असेसमेंट थे, वो थे अनवर कुराया साहब, यहाँ हमारे कमिश्नर भी रह गए, चीफ कमिश्नर अनवर कुराया साहब, कि वो थे नेवी के थे बेसिकली। तो वो जो है ना मैंने उनको फ़ोन किया सेक्रेटरी असेसमेंट को, मैंने कहा कि ये जो है ना अब ये जो है हमें ये एप्लीकेशन तो देने की ज़रूरत नहीं, फिर यानी रिफंड के लिए एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही देख लेंगे और अगर हमारा रिफंड बनता हुआ तो वेरिफिकेशन करके आप तो हमारे को दिखा देंगे। कहने लगा जी रिफंड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मैंने कहा वो क्यों? कहता है रूल में प्रोवाइडेड है, या तो वहाँ से ख़त्म करा दो, या तो वहाँ से ख़त्म करा दो, फिर ठीक है हम खुद देखेंगे चेक करेंगे, जो रिफंड बनता है वो आपको उसका वो ट्रांसफ़र कर देगा आपको बैंक अकाउंट। मैंने कहती फिर रिफंड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, कहते हैं क्योंकि वो रूल के अंदर है, लिहाजा उसकी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। टॉपिक तो जैसे टॉपिक तो गल कर लिए, फिर ये बात है ना क्वेश्चन तो हम साथ चलते रहेंगे जी जी, मुझे समझना है। हाँ। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी तो फिर वो सर आपने बात सबसे अलग मौका देना चाहिए। राइट जी जी। तो इसमें ऐसा है कि भी आप इसमें ना अगर टॉपिक के ऊपर कोई सवाल हम करेंगे जी जी, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि ये मजीद हम दोस्तों को शेयर करने वाली है तो फिर बाद में मौका मिलेगा। राइट। तो इसमें इस तरह है कि जो इंडिविजुअल के केस में मैंने आपको जैसे बताया कि ये सबसे ईजीएस्ट उसका ऐसे ही है कि उसमें कोई टर्नओवर कोई इस तरह की ख़ास चीज़ नहीं है, जिसमें कि इंडिविजुअल में वो जो टैक्स असेस्ड हुआ। अब ये जस्ट एक रिफ़ंड वाली बात ये थी कि अगर आपका रिफ़ंड है और जिसने ये कहता है कि 170 भी कहता है कि मे अप्लाई टू कमिश्नर फॉर रिफ़ंड, तो आपको चाहिए कि आप अपने रिटर्न के साथ ही उसकी एप्लीकेशन 170 की चीज़ें अटैच करें और उसको रिफ़ंड कर जनरेट कर दें, और फिर आप के पास एटलीस्ट एक ग्राउंड है कि भाई हमने हमारा तो खुद रिफंड पड़ा हुआ इतना, आप पहले वो डिसाइड कर दें या आप उसको एडजस्ट कर दें या कुछ करें, या उसको अब देखें मैं तो नहीं जाके कह सकता नहीं जी मेरा 177 शुरू करो जी, मैं आ गया हूँ रिकॉर्ड लेके मेरा शुरू करो, तो डिपार्टमेंट नहीं करना है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये थी कि आप या एक मतलब रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन ये था कि आप अपने रिफ़ंड को प्रॉपरली अप्लाई करें, प्रॉपरली उसको अटैचमेंट्स लगाएं और उसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि कल को आप उसको एटलीस्ट इसके अगेंस्ट तो जस्ट कम से कम रिप्लाई तो दे सकें ना। तो फिर वो आप अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि AOPs और कंपनीज, इनका बिल्कुल से एक सेम तरह का बेसिस है और ऑल AOPs एंड इनकी कोई लिमिट थ्रेशोल्ड नहीं है कि आपको टैक्स इतना चार्ज हुआ हो या आपका टर्नओवर इतना हो या आप किसी को, आपको जो टैक्स चार्ज हुआ या असेस्ड हुआ जितना भी हुआ उसी की बेसिस आगे आपको 4 क्वार्टर में पे करनी है, सिर्फ इंडिविजुअल में। और इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें 15 सितंबर है या 15 दिसंबर है, इसमें 25 सितंबर है और 25 दिसंबर है, ये डेट्स का छोटा मोटा फ़र्क है। बाकी 25 जून है या 25 जून है, ये इन्होंने क्वार्टर एंडिंग जो होगी इसका जो फार्मूला है वो है कि जो आपका क्वार्टर का टैक्स असेस्ड हुआ है उसको आपने अपने टर्नओवर की बेस लेनी है कि मेरा टैक्स असेस्ड हुआ है लेटेस्ट असेसमेंट ईयर का, वो मेरे टर्नओवर की क्या परसेंटेज बनती है। जो इसका फार्मूला है ए इसमें यहाँ पे आपको टर्नओवर की या आपको हर क्वार्टर में डिफरेंट उसमें जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें नहीं थी। उसमें ये था सिर्फ कि आपका जो टैक्स असेस कलेक्टेड था डिडक्टेड था उसकी एडजस्टमेंट थी, उसकी वजह से आपका फ़र्क होता है, वरना आपका जो टैक्स असेस्ड है डिवाइड बाई 4 किस्त वैसे ही बननी थी, सिर्फ एडजस्टमेंट की बात आनी थी। इसमें डिफरेंस है और ये फार्मूला 147(4) में दिया हुआ है कि ए इज़ दी टैक्स पेयर्स टर्न ओवर फॉर द क्वार्टर। ये आपको वहाँ से बुक में से हर चीज़ मिल जाएगी, इसमें कोई मेरा नोटिंग करने वाली नहीं है। उसके बाद कहता है एक बात है, अगर आपका टर्न ओवर का आप कहते हैं जी मुझे नहीं पता चल रहा, तो फिर वो कहता है कि आप क्या करो, पिछला टर्न ओवर तो तुम्हें पता है ना, उसको 20% इंक्रीज कर दो। पहले 10% था, ये इसकी चेंज हुई है 2018 से
पहले 10% था, अब उन्होंने कहा उसको तुम 20% करो। वो कहता है जी मुल्क तरक्की कर रहा है ना, ग्रो कर रहे हैं, आपकी मार्केट बढ़ रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप अपने टर्नओवर को उसको कर दें 120% इंक्रीज, और उसको फिर 4 पे डिवाइड करके आप अपने क्वार्टर का निकाल लें। वैसे तो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो कोई इशू नहीं है। जी जी, वो तो उसे करनी है, वो कर लेगा। सिर्फ ये है कि उसको जो बाकी 5 दिन का है वो उसको एस्टीमेट लेना पड़ेगा। वो अगले 5 दिन जो उसने 25 को तक तो ड्यू करनी है ना, तो वो बाकी की एस्टीमेट ले लेगा अगर उसको नहीं है। अदरवाइज आपका अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है तो आप एक्चुअल लेते जाएं और उसको आप कर लें। बी इज़ द टैक्स असेस, जो 20% वाली दोबारा बता दें। कि अगर आप कहते हैं कि जी मुझे अपना टर्नओवर नहीं पता अच्छा, नहीं पता। करंट, ठीक है, तो जो लास्ट टर्नओवर था पिछले क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का उसको 20% इंक्रीज करते हैं। ठीक हो पहले 10 था शायद, 20 हाँ अब हाँ 2018 में, वो बुक से ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो 20 कर, ये सिर्फ एओपी और कंपनी के केस में, इंडिविजुअल के केस में नहीं है, ठीक है। उसको आपने 20% इंक्रीज कर दिया। अब है क्या बी, बी इज़ दी, अच्छा इसमें एक चीज़ है, सॉरी मैं आगे एक्सप्लेनेशन करूँ, कि बी इज़ द टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, जो उसका टैक्स असेस्ड हुआ डिवाइडेड बाई टर्नओवर। ये आपसे यहाँ से आपका लायबिलिटी निकल आएगी कि मेरी ये क्वार्टर की लायबिलिटी, जी जी हाँ सर, वो लायबिलिटी निकल आएगी ना कि ए इज़ द टर्नओवर, कि मेरा इतना टर्नओवर है, पिछला टर्नओवर असेस्ड टैक्स डिवाइडेड बाई टर्नओवर, तो वो एक लायबिलिटी। अब माइनस बी, अगर जो कटा है आपका इस क्वार्टर के दौरान, या जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप अगर कोई रिफंडेबल की भी बात करते हैं तो वो आप रिफंडेबल भी इसमें कह सकते हैं कि मेरा तो अगर 100 रुपये लाइबिलिटी बन गई और मेरी तो पीछे 500 रुपये के रिफंड खड़े हुए हैं, तो अब डिपार्टमेंट तो और तो कोई तरीका नहीं करता, तो चलो ये तो आप अपना कैश आउटफ्लो को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। अच्छा, इसमें जब आपने टैक्स असेस लेना है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 4C भी शामिल होगा। हाँ जी, नहीं वो भी आपने मतलब जैसे आपने ये टैक्स असेस्ड की रेशो ली है डिवाइडेड बाय टर्नओवर, तो उसमें आप 4C और 113 है तो 113 लेंगे। 113 कॉरपोरेट का अगर आपका टैक्स ज़्यादा है 113C का, तो वो भी आप कंसिडर करेंगे, यानी कि 4C सुपर टैक्स तो वो भी लेंगे, उसमें कोई बचत नहीं है, कोई छूट नहीं है। ये उन्होंने इवन एक्सप्लेनेशन एक डाली है बाद में। नहीं, अगले साल अगर मेरा 4C में पार नहीं करता फिर प्रॉफिट फिर भी, हाँ जी, फिर भी एस्टीमेट देंगे मेरा, हाँ जी, दोनों में से एक चीज़। या तो एस्टीमेट दे देंगे, लेकिन इस एस्टीमेट में भी एक नई डेवलपमेंट हुई है कि पहले इनके पास सर कमिश्नर के पास अथॉरिटी नहीं थी, या इनके पास है FBI के पास, वो आपके एस्टीमेट को रिजेक्ट करता। वो जो आपने सुबह भी मेरे से काफ़ी सारे केस शेयर किए हैं इमरान गाजी ने, 24 में आ गई। जी जी। तो अब इसमें एक जगह पे आता है कि अगर, लेकिन एक बड़ी वैसे सर्विस में बताएंगे, जहाँ कहीं तो वो कहते हैं आप समझ रहे हैं कि जी आपकी प्रोग्रेस होगी, आप तरक्की करेंगे, आपकी बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो वहाँ कहते हैं कि बिफोर बिकमिंग द सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, तुम जो है ना वो एस्टीमेट दे दो कि जी मेरा ख्याल है मेरा इस दफ़ा टैक्स ज़्यादा बनेगा, और जो ज़्यादा बन रहा है तुम्हारा इंक्रीमेंटल 50% तो दूसरी इंस्टॉलमेंट के साथ दे दो, और 25% तीसरी और चौथी के साथ दे देना। लेकिन जहाँ कहता है कि जी अगर आपको लगता है कि भाई आपका कारोबार नुकसान में चला गया है, तो बिफोर बिकमिंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब यहाँ पे ये नॉर्मली है, इसमें सर पे बताएंगे कि अगर आपका बिजनेस या टैक्स लायबिलिटी आप समझते हैं कि कम होनी है, किसी वजह से आपने लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया, आपने एरिया अपने जोग्राफिकल को स्प्रेड कर दिया, या कोई और चीज़ हो गई, वाइंडिंग अप हो गई या कुछ, तो वो कहता है कि बिफोर बिकमिंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू आप कह सकते हैं। वो नहीं, वो मल्टीपल टाइम भी आप कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट में आप समझते हैं कि मेरी से कम हो गई इनकम, अगली इंस्टॉलमेंट में समझते हैं कि कम हो गई इनकम, जी जी, तीसरी समझते हैं कम हो गई इनकम, ठीक है। जी जी, तो ये जो है ना वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है उससे पहले भी आप रिवाइज एस्टीमेट दे सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही आप कर सकते हैं, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले भी आप अपना एस्टीमेट रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और आपका एस्टीमेट रिजेक्ट कर सकता है, और अगर वो एस्टीमेट रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपका इसका ये अपीलेबल नहीं है अभी।
अच्छा, अगर इन्हांस हो लाइबिलिटी, यस सर। यानी अगर क्वार्टरली बेसिस पर आप एस्टिमेट देते हैं या एक्चुअली आपकी वो इनकम बंद की गई है जी, वो जी। उससे ज़्यादा बढ़ी है तो उसका भी जो है ना रिवाइज एस्टिमेट देना मैंडेटरी है। ठीक है। ये मैंडेटरी है इसमें। जी जी। तो यहाँ तो है ना कि हम जो है ना यानी कम हो रहा है तो उसको हम देना है। जी जी। ये तो हमारे बेनिफिट की चीज़ है। हाँ लेकिन जी। अगर एस्टिमेट बढ़ रहा है और उस बढ़े हुए एस्टिमेट के मुताबिक ज़्यादा लाइबिलिटी बन रही है तो वो भी देना ज़रूरी है, लेकिन इतना डीपली भी जाता नहीं है। जी जी। अच्छा, इसमें सर जो 4A में यही चीज़ दी हुई है कि जब कोई टैक्स पेयर, बैंकिंग कंपनी भी उसमें शामिल कर दी, पहले शायद बैंकिंग कंपनी शामिल नहीं थी, जिसको ये एडवांस टैक्स भरना है, वो एस्टिमेट करता है कि उसका जो टैक्स पेएबल है वो ज़्यादा बनेगा। क्योंकि ये जो मैंने आपसे बात की थी ना कि आपने अपने टैक्स पेएबल को इतना ज़रूर रखना है कि वो जो आखिरी जब आप टैक्स रिटर्न भरें तो आपकी लायबल जो टैक्स बने वो ये जो टैक्स है उससे 90% से कम ना हो। पहले 80 था, 80 तक बहुत अर्सा रहा। बहुत अरसा 80 रहा। ये कोई 2-4 मतलब मैं इसमें देख लेता हूँ डेट कर। ये रूल में ऐसा, रूल में भी काफ़ी अर्सा ही हो गया, 10 साल 15 साल। हाँ जी। इतना अभी 90% बहुत पुराना है। और अब जैसे मलिक साहब ने भी बताया कि मैंने भी खुद और उस्मान साहब ने भी खुद, हमने ऐसे नोटिस को हैंडल किया है और अभी हम उसके अगेंस्ट अपील में हैं कि भाई ये कैसे इसको करें, और वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज चार्ज किया है रिटर्न के साथ। और इसमें भी उन्होंने कहा कि जैसा सर ने बताया कि अगर आप अपवर्ड एस्टिमेट दे रहे हैं तो फिर भी आपने, सर वैसे अगर हम अपवर्ड दे रहे हैं बता रहे हैं, इसमें तो ऐसी बात वो कहता है कि इफ़ यू थिंक्स के जी एस्टिमेट्स टैक्स पेयर एस्टिमेट, लेकिन यहाँ बात लॉ में नहीं करता कि फाइल करो जी मुझे कि तुम ज़्यादा, क्योंकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को क्या इतराज़ होगा कि अगर आप ज़्यादा एडवांस टैक्स दे रहे हैं। ये हो सकता ज़्यादा है। एडवांटेज देने की बात नहीं, जो पिछले साल का आपका बेस है उससे अगर ज़्यादा बढ़ रहा है वो उसका भी रिवाइज एस्टिमेट देना मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें लॉ में चलें ये भी सही है, हम इसको मज़ीद सर्च कर लेंगे। तो जो जितना इंक्रीमेंटल हो इंटरव्यूअर में भी देना जरूरी है। और अगर आप नहीं देंगे इसका बैड इफेक्ट जो पड़ेगा वो जो फाइनल आप देखेंगे ना कि वो शॉर्टफॉल में उतना वो वहाँ लग जाएगा जाके। हाँ, वो जो तो वही है, 90% से, बात तो वही वो है। डिफॉल्ट से चार्ज लग जाएगा। हाँ बात तो वही है, यहाँ आप दे देंगे रिवाइज एस्टिमेट और बढ़ा के दे देंगे हाँ जी। तो वो जो है ना वो उसके ऊपर बाकी पीरियड का डिफॉल्ट से चार्ज नहीं लगेगा, वरना आप सोए रहेंगे तो वो जब बनाएगा वो डिफॉल्ट 90% से बनाएगा। हाँ, वो जो जितना डिफरेंस ऑफ 90% होगा वो उतने का वो डिफॉल्ट से चार्ज आपसे चार्ज करेगा। तो बात तो वही आ जाएगी, खुद ही शराफत से दे दो। हाँ जी। और इसमें अगर आप रिड्यूस करते हैं अपने एस्टीमेट को तो इसकी वो हमारी बात हो गई कि ये जो है, अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये आप कोई स्पेशल बिजनेसेस को भी इस एम्बेड में लाया गया है। उसमें स्पेशल बिजनेसेस में कौन कौन से बिजनेसेस हैं वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर कोई है टैक्स पेयर और वो ड्राइव कर रहा है इनकम फ्रॉम किससे, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग वो करता है, या डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर प्लॉट्स, वो डेवलपमेंट कर रहा है फॉर इटसेल्फ और अदरवाइज, तो वो क्या करेगा, वो एक उसने सेक्शन दिया हुआ है, पर स्क्वायर रेट्स हैं और उसके हिसाब से वो एडवांस टैक्स पे करेगा, इन क्वार्टर्स के हिसाब से, जितना उसने डेवलप किया या जितना उसने कंस्ट्रक्ट किया या डिस्पोज ऑफ किया वो उसमें करेगा कंस्ट्रक्शन और उसके बिजनेसेस वाले। इसके अलावा और कौन सा बिजनेस है? सिक्योरिटीज़ के जो गेन्स हैं ये सिर्फ कंपनीज़ के लिए होता है, सिक्योरिटीज़ वाला। इसमें होल्डिंग उसके सिक्योरिटीज़ जो है ना वो कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर के लिए है, जिसे इंडिविजुअल और एओपी के लिए नहीं है, सिर्फ कंपनीज़ के लिए है। वैसे कहते हैं नॉन कॉर्पोरेट के लिए नहीं है। जी, नॉन कॉर्पोरेट के लिए नहीं है। और उसका तरीकाकार उन्होंने क्या कह दिया है कि अगर आप उसका होल्डिंग पीरियड के साथ उसको लिंक किया है, वहाँ पर तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप कंस्ट्रक्शन या डिस्पोजल में वो पर स्क्वायर फीट के रेट्स हैं उसके हिसाब से आप वो पे करेंगे।
ठीक है, और उसका क्रेडिट आप इसी तरह अपने रिटर्न में लेंगे। आगे है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ के लिए होल्डिंग पीरियड के साथ है उनके गेन, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़। अगर 6 महीने से कम आपने होल्ड किया था तो 2% ऑफ द गेन जो आपने वो किया था मतलब आपको उसका बेनिफिट हो। और अगर आपकी 6 मिलियन से ज़्यादा का है और लेस देन 1.2 मिलियन है तो 1.5% ऑफ द कैपिटल गेन पेएबल विद इन 21 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये आपको क्वार्टर के 21 दिन के बाद करना है। और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर है सिक्योरिटीज़ के लिए। अब बाकी इसमें हमने कहा था एस्टीमेट की बात की थी, तो एस्टीमेट के लिए ये है कि एस्टीमेट आपको वो देगा, आप फाइल करेंगे, अब उनके पास कमिश्नर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसका डॉक्यूमेंट्स देखेगा और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता ठीक है, अदरवाइज़ पहले वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था, वो उनको उसी तरह एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता था। इसके ऊपर भी ये इमरान गाजी मेरे ख्याल आप शेयर कर दीजिएगा वो टैक्स केस लॉज जो आपने सुबह मेरे साथ शेयर किए थे, वो उसमें भी है कि काफ़ी सारे कैसे एस्टिमेट्स को और वो रिजेक्ट कर रहा है। पहले वो बहुत सारी सिंध हाई कोर्ट और KPK कोर्ट और इन सब कोर्ट्स ने कहा था कि एस्टिमेट फाइल किया, या आपने रिप्लाई दिया कि जी मेरा इस तरह बिजनेस इस दफ़ा नहीं है या वाला है फलां है, मेरी सेल्स देखने क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से ये कम हो रही है, वो कहते वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा केस था कि बैंक प्रॉफिट का, वो 50 मिलियन से जैसे ऊपर गया तो नॉर्मल में चला गया। तो इस साल मैंने वो वहाँ से बैंक से ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी विड्रॉ करा ली, तो अभी तक महकमा पीछे लगा हुआ, कहते हैं जी हमें टैक्स पे। तो पिछला नहीं, आप estimate दे देना। सर इंस्ट्रूमेंट भी दिया है, इसको reject कर दिया है। ये कैसे एस्टिमेट तो मान लेगा ना, नहीं नहीं, वो तो मानेगा। टैक्स लगा दिया सर, उस पर अपील में भी गया वो एक बार नहीं किया अभी तक। अभी सर बिल सब किया तो दस्तावेज ही कि मेरा बैंक तो पैसे नहीं इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से किसके? डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहिए? इसके लिए उन्होंने सर बड़ी बात है। आपके सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं या आपकी बैंकिंग की वॉल्यूम है। हाँ जी, हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट अगर दे दें उसमें बैंक स्टेटमेंट दे दें आप, सेल्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स के से आप उसको रेफ़र करें अपने वॉल्यूम को और उसके साथ आप उनको अप्लाई करें, और फिर वो और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है कमिश्नर इसमें, और फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है आप इसके मुताबिक टैक्स पे कर दें, अदरवाइज़ फिर। लेकिन फिर अगेन देखें वही बात सर ने जो अभी की थी बात कि अगर आपने जब रिटर्न भरी और टैक्स पेएबल जो बना, जो उस वक्त पेएबल बना, और वो आपका अब जो आपने जमा कराया उसमें 90% से भी कम बना, तो जितना 90% से कम बना उतना वो 12 अप्रैल की डेट है, अप्रैल के मंथ से लेके उस डेट तक जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल किया है तब तक वो 12% के हिसाब से टैक्स डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। जी सर, हाँ जी 12%। बाकी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज में तो काइबर ऐड होता है, इसमें नहीं है। जो एडवांस टैक्स का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है 205 सेक्शन 2 में जाके वहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है उसमें, अगर आप देखें बाकी तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज तो होता ही है, लेकिन आपको उसमें 12% फिक्स किया हुआ है और बाकियों में 12% प्लस 3% या सॉरी काइबर प्लस 3% की आती है। नहीं सर, आपका टैक्स पेएबल बना 100 रुपये, आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया था 70 रुपये, अब 20 रुपये 90 रुपये में से डिफरेंस आ गया ना। अब उस 20 रुपये पे वो लास्ट क्वार्टर की जो ये 12 अप्रैल की डेट, हाँ जो हाँ तो ये 20 रुपये के ऊपर वो कहेगा ये आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। भाई आपको ठीक है, आपका एस्टिमेट इतना कैसे गलत हो गया कि आपने, वरना तो हर कोई यही करे ना। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अभी तक ये इस साल ही ये नोटिस सर, ये दूसरा साल है ये नोटिस देखे हैं, और उनको वरना तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता था कि एंड पे आके जी इतने दूसरे से। इसमें एक और इशू है, वो ये कि टैक्स पेयर इंडिविजुअल अगर है उसने तो प्रीवियस ईयर जो उसका टैक्स असेस हुआ था उसने उसका 1/4 देना, और अगर उसकी इनकम है कम या सेल्स कम हो गई फिर उसके पास क्या है। उन्होंने बांधा हुआ है ना सर आपको चौथे सेक्शन में 147(4) में वो कहता है कि मान ले ना मान ले उसका अपना ही था। 147(6) में भी है डिवाइडेशन। जी अच्छा 147(6) में भी है। एस्टिमेट की कोई बेसिस होनी चाहिए और उसके बाद इंजेक्शन के लिए भी कोई बेसिस होनी चाहिए।
ऐसे नहीं तो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है या आपकी अपनी कोई डिस्क्रिप्शन? सर हमारे पास तो बेसिस होनी चाहिए और उसके पास बदमाशी है और वो बदमाशी होनी चाहिए बस। टैक्स के कानून में कोई असूल है? ये सर जी निकाल दीजिएगा इसे। अच्छा, इसमें सर वो जो आप वाली बात है ना, जैसे कि वो टैक्स पेयर अगर इंडिविजुअल है तो उसको भी वो कहता है एवरी टैक्स पेयर इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी, वो अगर उसका शैल एस्टिमेट द टैक्स पेएबल फॉर द रेलिवेंट एट एनी टाइम बिफोर द सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, तो वो यानी 3 इंस्टॉलमेंट तक फर्ज किया उसको समझता है कि जी नहीं मुझे वही देना चाहिए जो पिछले के मुताबिक आ रहा है। आखिरी इंस्टॉलमेंट में भी जो अगर उसको पता चल जाता है कि मेरा तो ये कम हो गया तो आखिरी इंस्टॉलमेंट को कम कर सकता है। ये है इसका मतलब, यानी हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो एडवाइस एस्टिमेट दे सकता है, हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर, हर इंस्टॉलमेंट, लेकिन आखिरी इंस्टॉलमेंट ड्यू होने तक वो दे सकते हैं। और उसको 90% से शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। वो एक अलग हिसाब है, ठीक। डिवाइस एस्टिमेट करेगा वो ये ज़हन में रख के करेगा कि 90% शॉर्टफॉल हो गया, डिफॉल्ट से चार्ज लग गया और डिफॉल्ट से चार्ज लंबे अरसे का लगेगा। मेरा बैंक प्रॉफिट था तो इस तरह कम हो नहीं सर वो तो है, वो देखिए वो निकल गया ना सर, वो तो जेन्युइन केस है ना। नहीं वो जेन्युइन इस सेंस में ही हो गया ना कि उन्होंने तो इंडिविजुअल को कहा कि ये इनकम्स जो है ना बैंक ऑन प्रॉफिट, लॉटरी विनिंग, रेफल वैफल 156 ये निकल गई सर। ठीक है। हाँ बाकी जो मतलब है हमारी इनकम है उसमें 90% से कम नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसमें अगले 90 साल में टैक्स। नहीं अगर हो गया तो उसका डिफॉल्ट से चार्ज लगेगा। उसका उतने का डिफॉल्ट से चार्ज होगा जितना, जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये बन गया मेरा टैक्स पे, मैंने 60 रुपये जमा कराया पूरे साल में। 30 के ऊपर लगेगा डिफॉल्ट से चार्ज। हाँ जी 30 रुपये के ऊपर 90% से 30 रुपये बचे ना, 90 इस तरह उतने सारे का नहीं लगेगा, 10% का मार्जिन ऑफ एरर है मेरे पास। 30% का फिर वो 12%। 12%। अप्रैल की डेट है, अप्रैल से लेके वो 205 में हम जाते हैं तो वहाँ देखें अप्रैल से लेके उस दिन जिस दिन आपने रिटर्न जमा कराई है उस वक्त फिर उसके बाद असेसमेंट वाला शॉर्टफॉल हुआ उसका हो गया, उसका चलेगा काम, क्योंकि अगर शॉर्ट हुआ तो वो तो रिटर्न फाइल ही नहीं तस्वर हो गया अगर टैक्स शॉर्ट हो गया। हाँ रिटर्न के साथ ना जमा कराया। नहीं जमा नहीं कराया, बनता तो जमा कराया है ना। हाँ जी। लेकिन अगर बनता था नहीं जमा कराया हाँ जी। तो वो जो है ना 120(3) में जो है ना वो जो है कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट वाला बात है। हाँ जी। उसमें ये है कि यानी कि कोई यानी कि डॉक्यूमेंट कोई चीज़ कोई प्रॉपर्ली फिल्ड और रिटर्न या और चीज़ एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिखा एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। अगर ये हो उसके लिए टाइम मिलेगा कि जी वो जब लगेगा 15 दिन तक जो है ना नोटिस आने के बाद 15 दिन तक। पहले ये था कि ये जून तक का था, बाद में उन्होंने देखा कि ये तो भूल भाल जाते हैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट वाला, बाद में मांग भी नहीं सकते, तो उन्होंने इसको 6 महीने और बढ़ा दिया, दिसंबर तक कर दिया। जी 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 सही। अब एक इसमें और है एडवांस टैक्स फ्रॉम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन्स 147A कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर तो फिर आप क्या करेंगे, आपने जो और आप उसके के लिए क्या करना पड़ेगा आप, लेकिन आप प्रोविंशियल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो फिर लायबल टू पे एडजस्टेबल एडवांस टैक्स 3% ऑफ टर्नओवर जो आपने PRA को सेल्स अपनी डिक्लेयर की या सर्विसेज डिक्लेयर की, टर्नओवर डिक्लेयर किया, उसका 3% आप पे करेंगे। लेकिन अगर आप ये उन लोगों के लिए है जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होते ऑन द लास्ट डे ऑफ द लास्ट मतलब ये 30 जून को। अच्छा अब इसमें सर ये है कि अगर 30 जून को तो वो पेयर नहीं था टैक्स पेयर उसमें एक्टिव था तो वो तो फिर उसके ऊपर 147A लग गया। अब वो बाद में एक्टिव हो गया अपने सरचार्ज पे करके और रिटर्न जमा करके। इसका जो प्रोविंशियल का जो है ना ये फेडरल के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और ये किस बेस पे कर रहे हैं, सेक्शन को छोड़ जी जी ये तो रिसर्च काम है जी, ये बात में करूँगा जी। अच्छा रिसर्च के लिए कमेटी उस्मान साहब इंचार्ज हैं। नहीं ये इसका जवाब हमें नहीं रिसर्च कमेटी करेगी। सर हेड करेंगे। नहीं हेड तो यही करेंगे जो रखी की हुई है, तो क्या आपने तो नहीं क्यों वाला सवाल तो रिसर्च में है, बाकी हाँ ये इसमें यही है कि 147 में लास्ट समझा दें आप। हाँ तो इनएक्टिव था और PRA में रजिस्टर्ड है। इनएक्टिव होगा लास्ट
30 जून को वो इनएक्टिव, तो इसका मतलब ये है कि वो सारा साल फिर पीआरए से तो ताल्लुक ऐसी बात ये बनता नहीं है, और पीआरए ले रहा है सिर्फ से। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है जो सेल परचेज और ये मतलब इस तरफ आ रहा है, तो वो उसको किस तरह मतलब उसको सर किसी वो कंडीशनल है उन लोगों के लिए जो पीआरए में रजिस्टर्ड है और एफपीआर में 30 जून 2025 को और 24 को इनएक्टिव थे, तो उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है सेक्शन। हाँ सबके लिए नहीं है। पीआरए में उसका पहले नंबर पे तो इनएक्टिव होना, फिर उसका पीआरए में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। अगर सिर्फ इनएक्टिव है तो फिर भी सेक्शन अप्लाई नहीं वो होगा। अपना हाँ जी। वहाँ का टैक्स की लाइबिलिटी हम वहाँ पूरी करें, इधर वाला इधर करें, एक दूसरे को नहीं वो ये इसके लिए अपनी है जी, इनकम टैक्स मेरी बात सुने, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, कहते हैं कि जी अगर उसने एग्रीकल्चर प्रोविंशियल एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दिया उससे ले लिया जाएगा ये इधर से, ऐसे ही है ना, क्योंकि ऐसे ही है ना, जिसने यानी कि एग्रीकल्चर टैक्स अपने प्रोविंस में नहीं पे किया उसने, तो उस इनकम के ऊपर इधर टैक्स लगता है। ये टैक्स नहीं है जी, ये एडवांस टैक्स है। ये तो एडवांस टैक्स, नहीं डालो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। जनरल टैक्स में तो आज हम बात नहीं कर रहे, एडवांस टैक्स की हम बात कर रहे हैं। अब अगर एडवांस टैक्स में बैक में ले सकता है। अब अगर उस बंदे ने बाद में सूबे वालों ने ले लिया टैक्स, यहाँ को प्रोविजन ही नहीं है कि ये अब वो फेडरल से वापस 111 को अगर एडवांस टैक्स में ले जाने वाली बात, तो फिर बैक में एफपीआर ले सकता है जी, एडवांस टैक्स है जी, ताकि जो उसकी टैक्स लियाबिलिटी बनेगी उसके साथ नेट ऑफ हो जाएगा। वो आप जो बात हो रही है वो टैक्स इंसिडेंट की हो रही है, रात एडवांस टैक्स अभी तो पता ही कुछ नहीं क्या बनना उसका, हाँ ये तो एडवांस टैक्स है। वो वापस मिल जाएगा उसको, 111 वाला वापस नहीं मिलना उसको। बिल्कुल 111 वाला वापस नहीं मिलेगा। हाँ तो इसके लिए ना देखो मुख्तलिफ है जी, आप 170 एक है सर। या तो कोई ऐसी प्रोविजन होती है कि अगर 170 वाला फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया, 147 147A में तो यही बेसिक चीज़ है, ये तब ही अप्लाई होगा। आप ऑन द 30th जून ऑफ द लास्ट ईयर आप इनएक्टिव थे और आप पीआरए में रजिस्टर्ड थे, तो आप 3% अपनी मंथली जो भी आपकी वहाँ जा रही है उसको आप जमा कराएंगे, ठीक है। अब इसके साथ डिफॉल्ट सरचार्ज में ये है कि अगर कोई जो भी बंदा इस 147 के टैक्स को नहीं पे करेगा तो उसके ऊपर 12% से डिफ़ॉल्ट वो लगा देगा जिस डेट को ड्यू थी, या जी मिसाल के तौर पर पहला क्वार्टर है तो वो कई ज़्यादा दिनों के लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और इट वाज पेड ऑन विच द रिटर्न ऑफ द इनकम रेलेवेंट टैक्स ईयर विच एवर इज द ईयर, पहले पे कर दे बाद या रिटर्न भरता है तो उसके साथ तो उसका वो आ ही जाएगा हिसाब किताब। और दूसरी इसमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है 90% वाला, और ये मेरा ख्याल है कि शायद अब अगले सालों में जो हम देखने इसकी प्रैक्टिस बहुत इसकी ज़्यादा हो जाएगी प्रैक्टिस। अगर सर टैक्स डिडक्ट हुआ है फिर भी वही नहीं सर, वो तो वही आपने माइनस किया ना, टैक्स डिडक्ट किया तो माइनस किया, आप एविडेंस दे दें, आप रिप्लाई कर दें, आप मतलब उनको इंटीमेट कर दें। इशू तो ये दो सूरतें हैं ना, एक टैक्स पेयर ने रिटर्न 147 वाला पे किया है, उसकी विद गोल्डन टैक्स कोई नहीं है, एक का टैक्स कटा हुआ है लेकिन उसने रिटर्न पाया, इसमें कोई फर्क है या फिर सरचार्ज दोनों को एक लगे? नहीं, अगर तो देखें एक जिसने 147 आप सर वो कह रहे हैं डबल रेट लगेगा, सिंगल रेट लगेगा। नहीं, Active और active वाला। पहली तो बात है कि रिटर्न अगर फाइल नहीं की, यही कह रहे हैं ना जी, आप, जी। तो रिटर्न फाइल नहीं की ना तो उसका जो डिफॉल्ट है चलता जाएगा जब तक रिटर्न जमा नहीं करता, और 147 नहीं पे किया, यही कह रहे हैं ना। और वो चलता जाएगा सवाल ना ये default। है कि एक टैक्स पेयर है, उसका रिटर्न जो है फाइल नहीं हुआ लेकिन टैक्स उसका भी हेड हो गया, नहीं वो तो एडजस्ट हो जाएगा, अब दोनों के लिए रिटर्न एक है या कोई फर्क नहीं फर्क है, क्योंकि देखिए आपने तो जो सॉरी वो पेड में तो आ गया ना, हाँ जी। अब उसकी लायबिलिटी तो कम हो जाएगी ना उस अमाउंट से जो विद होल्डिंग हो गई। हाँ देखिए जहाँ जहाँ भी आया है ना, दोनों हार्मोनों में एक चीज़ तो बिल्कुल पेट है कि माइनस टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। वो टाइमिंग वाली बात तो उनकी अपनी जगह पे है, लेकिन जो टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है जितना भी जो एडजस्टेबल है, जो ये बाकी वाला नहीं मिनिमम वगैरह का नहीं, जो एडजस्टेबल है तो वो आप एडजस्ट करते जाएं। अब आपका टैक्स डिडक्ट हुआ था, ज़्यादा हुआ था, कम हुआ, इसलिए तो मैं तो बल्कि ये इस फोरम पे ये बात कर रहा था कि आप अपने एप्लीकेशन ऑफ रिफंड को भी यूटिलाइज करें, एटलीस्ट उनको रिप्लाई ज़रूर दें, क्योंकि जब ये 147 का ये 205 के साथ इसका डायरेक्ट अभी पिछले दिनों यहाँ मैं शफकत गुज्जर साहब को हुआ था तो उन्होंने 138 का भी पता नहीं किस तरह निकाले थे ऑर्डर सिस्टम से 147 का, हालांकि वो 147 का ऑर्डर वो डिमांड नोटिस नहीं है, उसका डिमांड नोटिस नहीं बनता। हाँ जी,
उसने निकाला था ना सर? 38 बनता है हाँ 137 बनाए बगैर 138 बना दिया। 138 जारी कर दिया उसने। 138 सर कुछ कह रहे हैं सर? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एस्टीमेट में आपका मतलब है Fixed tax फिक्स consider एंड फाइनल टैक्स एडजस्ट नहीं होगा। सर वो एडवांस टैक्स में आएगा भी नहीं। नहीं, वो वो उसके लिए उसके स्कोप से निकल जाएगा ना। जैसे कि आपका कई लोगों को आया ऐसे, जैसे मैंने भी कहा बताया कि किसी का बॉन्ड निकल आया, तो अब वो उसको वो चीज़ें इन्होंने निकाल दी हैं जो कि आपकी अल्टीमेट लाइबिलिटी टैक्स ऑन डिविडेंड है और ये चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है। तो 147A का भी हमने डिस्कस कर लिया और प्लस उसके बाद हमने 205 में जो डिफ़ॉल्ट साइज से रिलेटेड एडवांस टैक्स है वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू। ये हमने जो केसेस वो ये सब बता दें ये अभी इनको बुला रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी बता दें। बहुत शुक्रिया जी हमारे जी बहुत शुक्रिया। क्या बताएं? बता दें केस ना नहीं वो फिर आपने नहीं अभी आप आ रहे हैं ना। मेरा नाम ले बता बहुत शुक्रिया है सर आपका कि आपने बड़ी तफसील से 147 पे हमें ये सारा समझाया है। अब कंक्लूडिंग जो इस सेक्शन के बारे में एक ओवरव्यू जो है वो उसके लिए मैं दावत दूंगा इमरान गाजी साहब को, वो आएँ और 10-15 मिनट में इसको कंक्लूड करें। 10-15 मिनट इसको कहना देता हूँ। जी इंतहाई मशकूर हूँ मैं जनाब सदर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन नायब सदर साहब, जवान सेक्रेटरी साहब और आज के स्पीकर तिकुरमान हाशमी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने इंतहाई मेहनत से और इंतहाई एक खुश्क टॉपिक है, इसको मैं 147 को आप अगर पढ़ना शुरू कर दें तो 4 सेक्शन के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है कि यार इसको पढ़ के समझ नहीं आ रही लिखा क्या हुआ है, और फिर उस पर प्रेजेंटेशन देना तो मेरे पास में भी नहीं था कि मैं इतने खुश टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दूं और इतने अच्छे तरीके से समझा दूं कि बातों बातों में हम खेलते भी रहे हैं, हंसते भी रहे हैं, बातें भी करते रहे हैं और समझ भी गए हैं कि 147 है क्या। सर की मेहरबानी, उन्होंने मुझे रिसर्च करने के लिए कहा और मैंने इनको रिसर्च करके इसके ऊपर जितने भी केस लॉ थे वो मैंने सर को दिए। आज उन्होंने उस पर 147 का लॉ को भी हमें समझा दिया और केस लॉ को भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे ज़िम्मे लगाया गया जी कि आप ये जो केस लॉज आपने रिसर्च की थी उसको थोड़ा थोड़ा ना मैं ब्रीफली बता दूं ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं जो केस लॉ चाहिए हो वो अपने उस केस लॉ को रेलिवेंट टू द पॉइंट 147 इस्तेमाल कर सकें। उसमें केस लॉ एक्सप्लेन करने से पहले मैं 2 बातें करूँगा। एक मैं बात करूँगा जी कि 147 अगर पहला साल है आपका तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कहते हैं जी कारोबार आपने आज शुरू किया है तो उस साल आपने एडवांस टैक्स नहीं देना। देख हमेशा कंपेयर होता है पिछले साल से, पिछले साल जो टैक्स चार्जेबल था उससे कंपेयर होगा। इसी तरह अगर पिछले सालों में अगर आपका टैक्स पेएबल था ही नहीं, नील की रिटर्नें गई हैं, रहा 2016 से पहले ग्रॉस लॉस हुआ है, रहा ग्रॉस लॉस हुआ है। अब 2016 से पहले अब बिजनेस को वाली बात होगी जी, कारोबार ही नहीं आज पहला शुरू वो कर चुके हैं बात। हाँ, अब टैक्सेबल इनकम थी नहीं, ग्रॉस लॉस, कई फैक्ट्रियों को ग्रॉस लॉस हुआ। ग्रॉस लॉस की सूरत में क्या होता रहा जी कि सीधी उनको 113 भी नहीं एप्लीकेबल था। 2016-17 में जाके उन पर लॉ में अमेंडमेंट आ गई कि जी कि ग्रॉस लॉस की सूरत में भी 113 एप्लीकेबल होगा। उस सूरत में फिर क्या हुआ जी कि महकमे ने नोटिस दे दिया जी कि पिछले साल तक तो आप ग्रॉस लॉस में थे, आप 113 आपके लिए पेएबल नहीं था। अब भी अगर इस साल भी अगर आप ग्रॉस लॉस में हैं तो लेकिन 113 फिर भी देना है आपने, तो हमें वो एडवांस टैक्स 147 में दें। तो उसके लिए भी फिर हमने लिटिगेशन में गए और इस बात पे हमने ऑर्डर हासिल किया कि जी कि जब हमारा पिछले साल टैक्स पेएबल नहीं था, इसी तरह हमारे एक्सपोर्टर्स हैं 154 जिनका फाइनल टैक्स कटता रहा है 2025 तक, और 2025 में जाके वो फाइनल से मिनिमम हो गया, उनके लिए भी एडवांस टैक्स की कंडीशन, क्योंकि पिछले साल टैक्स चार्जेबल ही नहीं है उनका,
इस साल वो पहला साल होगा जिसमें वो अपनी मिनिमम की रिटर्न जमा कराएंगे, पिछले साल जमा कराई है, तो उसके बाद फिर एडवांस टैक्स देना है। तो इसलिए एडवांस टैक्स में अगर कारोबार पहला है, आपका पहला साल है, पिछले सालों में चार्जेबल नहीं था, लॉस था, तो आपने एडवांस टैक्स इस तरह नहीं बनेगा। दूसरा, ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर है ITA 2222 LB 2025 ज़हूर अहमद केस में 23/12/2025 को इसका फैसला हुआ है, और इसमें कहा गया है जी कि इंटायर इनकम सप्लाईज आर सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 153। जब तमाम की तमाम आपकी जो सप्लाईज हैं या विद होल्डिंग है वो 153 में है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, तो फिर जो एक्सक्लूजन है वो 147(1)D में टैक्स पेयर को मिल जाएगी। फिर उसके लिए एडवांस टैक्स का नोटिस देना और उसे रिकवरी करना और कॉन्सिमियर करना कि पिछले साल आपका एडवांस टैक्स और आपकी टैक्स चार्जेबल 10 लाख था, तो इसको 2.5 लाख में तकसीम 4 में तकसीम करें और 2.5 लाख जमा करा दें, उस सूरत में जमसन है। फिर मुल्तान में ही एक और केस हुआ है, ITA नंबर 770, सॉरी इसमें है, हाँ ITA नंबर है 18 MB 2026। इसमें है जुहैब अहमद वर्सेस CIR 20 जनवरी 2026 को। इसमें लिखा हो जी कि अगर गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है तो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हुज एंटायर रिसीट्स आर सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स 153(1)C फाइनल टैक्स में है, जैसे आपका सवाल था कि फाइनल टैक्स में है, तो उसका भी अगर टैक्स था और वो फाइनल टैक्स में था और वो मिनिमम टैक्स में भी था, उसकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन बेस के जो ट्रांजैक्शन वो करेगा, सेल करेगा, सप्लाईज करेगा, तो उसकी उस ट्रांजैक्शन में टैक्स कट जाना है। गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है तो उस सूरत में भी उसको एडवांस टैक्स का रिलीफ है कि जी इस साल अगर उस क्वार्टर में जो अगला क्वार्टर मेरा है, जिस क्वार्टर में मुझसे एडवांस टैक्स मांगा जा रहा है, पिछले क्वार्टर की बेस पर या पिछले साल की बेस पर, अगर इस साल मेरा कारोबार नहीं हुआ तो मैं बता सकता हूँ जी कि इस साल मेरा कारोबार नहीं हुआ और मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले। पिछले साल मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे 2 करोड़ रुपए के, इस साल मुझे अभी तक मिले हैं 20 लाख रुपए के, तो मैं लायबल ही नहीं हूँ कि मैं उसके ऊपर जाऊँ। उसके बाद दूसरा केसला है लाहौर हाई कोर्ट का, और ये है 235 के मतलब सेक्शन बिजली के बिल के ऊपर, रियाज बोटलर का है वर्सेस लेस्को 4/2/2010 को उसका फैसला हुआ है। और इसमें कहा गया जी कि अगर एडवांस टैक्स अगर आपका पे हो गया है पूरे साल का, जैसे हम जमसन 586 SRO क्लास 17 में लिया करते हैं, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि 235 की भी आपको जमसन मिलेगी, बिजली के बिल पर भी एडवांस टैक्स देने के आप पाबंद नहीं है, बिला वजह रिफंड ना बने। उसके बाद एक और फैसला है ट्रिब्यूनल का ITA 2863 LB 2024 कसफ फाउंडेशन का है 6/5/25 को हुआ है कि रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 147 प्रोसीडिंग इज़ नॉट सस्टेनेबल, कि जब आपने अपनी रिटर्न जमा करा दी है तो फिर 147 की प्रोसीडिंग आपके खिलाफ नहीं होगी, फिर सिर्फ आपसे सेक्शन 205 का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज ही लिया जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि आपने 147 अगर आपका बनता था मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए, रिटर्न में आपने अपनी ज़िम्मेदारी लायबिलिटी दिखाई है चार्जेबल 20 लाख रुपए। अब ये नहीं कहा जाएगा जी कि आप जाएं और अपना 80 लाख रुपए का फ़र्क अभी भी जमा करा दें क्योंकि आपका एडवांस टैक्स बनता था, रिफंड क्यों नहीं लेने आए। यही होगा कि हाँ 20 लाख रुपए का जो भी आपका एस्टीमेट था वो आपने दिया नहीं रहा, एडवांस टैक्स आपका जो बनता था 1 करोड़ के हिसाब से, उस पर जो डिफ़ॉल्ट से चार्ज बनता है वो अब आपसे आपके जो विदहोल्डिंग टैक्स जो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं उस क्वार्टर के वो माइनस होंगे और फिर आपसे एडवांस 205 सेक्शन लगेगा। इस 205 के ऊपर मुल्तान ट्रिब्यूनल से भी फैसला हुआ है, MM अकरम साहब आए थे मुल्तान में तो वो फैसला कर गए हैं। प्रीमियम पेट्रोलियम का है 1248 MB 2025। इसमें भी उन्होंने कहा जी कि अगर एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया तो फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की कोई रियायत नहीं है। ये आप नहीं कह सकते जी कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हमें माफ़ कर दिया जाए। बाइको पेट्रोलियम कंपनी ने सिंध हाई कोर्ट से एक फ़ैसला करवाया था कि मैं फाइनेंशियली क्रंच में था जिसकी वजह से मैं अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो जमा नहीं करा सका टाइम पे, तो मुझे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और टैक्स पेनल्टी को माफ़ किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने पेनल्टी भी माफ़ कर दी और उसके अकाउंट्स देखकर, उसके फाइनेंशियल क्रंच को देखकर, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर सेक्शन 205 भी ख़त्म कर दिया था जी कि वाकई इसका कसूर नहीं है, फाइनेंशियली क्रंच था, कोरोना का पीरियड भी था, कुछ हालात ऐसे भी थे।
तो उस सूरत में भी ये सारी की सारी सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि सिंध हाई कोर्ट ने माफ़ कर दिया। ये केस महकमा सुप्रीम कोर्ट में लेके गया तो सुप्रीम कोर्ट में फिर बड़ा क्लियर कर दिया गया जी कि सेक्शन 2 जो प्लेंटी है वो तो अख्तियार हासिल है कोर्ट का कि डिस्क्रिमिनेशन है कि प्लेंटी को ख़त्म कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्योंकि एक इंटरेस्ट है कि वो पैसा आपने अपने पास रख के इस्तेमाल किया है तो वो गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट टैक्स पेयर ने जो उससे बेनिफिट लिया है उस पर जो लाभ है 205 में उसका गवर्नमेंट के लिए कंपनसेशन दी गई है वो हर सूरत में ली जाएगी, उसकी माफ़ी नहीं है। तो ये बाइकों के प्रिंसिपल को आगे रखते हुए प्रीमियम पेट्रोलियम का फैसला इमाम अकरम साहब ने मुल्तान से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को कन्फर्म कर ये कर दिया जी कि अब जितने भी क्वार्टर का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होगा वो अब हर सूरत में अगर आपने नहीं दिया तो आपको जमा कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में सबसे अहम फैसला हुआ है जो इसने 147 के लिए जहाँ टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी मुश्किलात भी दी हैं तो आसानी भी दी है, साथ महकमे को भी टफ टाइम दिया है। आईआरएस सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो ऐसा है कि जी कि आईआरएस में जब 147 का शो काज होता है या ऑर्डर होता है तो पहले नंबर पर तो 147 का ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है। 147 के लॉ में लिखा हुआ जी कि इसकी जो टैक्स पेमेंट है वो उसी तारीख से ड्यू हो जाएगी जिस तारीख को लॉ में उसका क्वार्टर की पेमेंट करनी है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा जी कि 147 का ऑर्डर भी होगा। 147 मेरे ख्याल में सब सेक्शन 7 में लिखा हुआ जी इसकी रिकवरी जो बनता था महकमा कर सकता है, उसके लिए ऑर्डर करना ज़रूरी नहीं है। अब जब 147 सब सेक्शन 7 में ऑर्डर नहीं होता, शो काज होता है, तो उसके बाद महकमे ने फिर रिकवरी शुरू कर दी कि हमने आपको एडवांस टैक्स का नोटिस दिया था, आपसे 20 लाख रुपए मांगा, मिसाल दे रहा हूँ, उस 20 लाख को आपने क्योंकि जमा नहीं कराया, अब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्टर है और हमें 147 सब सेक्शन 7 पावर दे रहा है जी कि हम रिकवरी कर लें आपसे। तो जब वो रिकवरी करने के लिए आए तो 138 दिया गया, 138 देने के बाद रिकवरी कर ली गई। इस मेरे लाहौर में खान बाबा रेस्टोरेंट का एक रेट हुई, उस रेट में जहाँ टैक्स पेयर महकमे को कहा गया जी कि बिल्कुल इसके लिए अलग ऑर्डर पास करना ज़रूरी नहीं है। 147 सब सेक्शन 7 के तहत जो डिमांड बनती है, जो डिफ़ॉल्ट जो उसका 147 का एस्टीमेट जितना भी बनता है पिछले क्वार्टर के मुताबिक या पिछले साल के मुताबिक, तो वो उसने अगर नहीं दिया तो महकमा डायरेक्ट रिकवरी कर सकता है, लेकिन 137(2) का नोटिस देना ज़रूरी है और उसके बाद फिर 138 उसके बाद दिया जाएगा, ना कि डायरेक्ट 138 देकर रिकवरी कर लें। अब हो क्या रहा था कि 138 एक दिन का दिया, अभी टैक्स पेयर को ऑनलाइन दिया है, यहाँ से बाई पोस्ट हुआ है, सुबह को जाकर उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो उन्होंने कहा पहले नहीं 137(2) आप लाजमी देंगे, उसमें 7 दिन 15 दिन का टाइम टैक्स पेयर को 137(2) में दिया जाएगा जी कि वॉलंटरी आप जमा करा दें। अगर वॉलंटरी जमा नहीं होगा तो फिर आपने 138 के लिए कोर्स ऑफ मियर अप्लाई करना है। कोर्स ऑफ मियर में जब मुल्तान में हम चीफ साहब को मिले, हमने जाके मुल्तान टैक्स बार की तरफ से बात की कि आपका जो नोटिस है वो सिर्फ एक दिन दे रहे हैं, तो एक दिन की तो मुद्दत 138 के अंदर भी मुद्दत डिफाइन की गई है कि 30 दिन का 30 दिन को मैं कह रहा हूँ, इसमें सेटिस्फैक्ट्री को टाइम दिया गया जी कि एक रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा, तो एक दिन रीज़नेबल टाइम नहीं है। उस पर 138 के अंदर भी लिखा हुआ है कि जी कि इसकी रिकवरी बगैर ऑर्डर के होगी। अब उन्होंने कहा कि पर इसमें लिखा हुआ है जी कि 138 की रिकवरी हम बगैर ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए जो 138 की जो प्रोवाइजो है, एक्सक्लूजन है इसकी, उस पर मैंने बात की कि मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, जो रीज़नेबल टाइम है वो मैंडेटरी है, वो हर केस में मैंडेटरी है। ये तो उसकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि 147 सब सेक्शन 7 का टैक्स कब से चार्जेबल होगा। चार्जेबल मीन्स कि इस पर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कब से लगेगा। मैंने अगर 15 सितंबर को अपनी टैक्स लियाबिलिटी जमा करानी थी बीइंग इंडिविजुअल रहा, मैंने 15 सितंबर को अपनी टैक्स लियाबिलिटी जमा करानी थी बीइंग एओपी और कंपनी, अगर मैंने उस तारीख को जमा नहीं कराई तो वो चार्जेबल उसी तारीख से समझा जाएगा जिस तारीख से मैं डिफ़ॉल्टर हुआ हूँ। इसका मतलब कि आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपने लगाना है, ना कि आप 138 में इसको इस बेनिफिट में ले लें जी कि हमें प्रोवाइजो से इस प्रोवाइजो ने हमें इसका जो रीज़नेबल टाइम है उसका भी रिलीफ दे दिया है, लेकिन अभी इस पर खामोशी है।
नहीं, ये शायद क्लेम का नहीं है सर, ये मेरे ख्याल में जस्टिस सरदार साख साहब का रहा, जावेद वैद साहब का, इन दोनों में से किसी एक का फैसला है, खान बाबा रेस्टोरेंट का। क्या है तो मैं देख के अभी बता भी देता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद कापी मैं आपको सर दे दूँगा। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर है 2022-126 टैक्स 408 एस्क्री माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसमें भी यही कहा गया जी कि वी आर टैक्स पेयर फाइल्ड एंड एडवांस टैक्स एस्टिमेट अंडर सेक्शन 147 सब सेक्शन 6 CIR हैज़ नो जुरिडिक्शन टू रिकवरी ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 138। अगर उसने अपना एस्टिमेट दे दिया है, ये फैसले उस वक्त के हैं जब लॉ में मुख्तलिफ पीरियड रहे हैं कि कभी मैंने एस्टिमेट दिया तो कमिश्नर के पास अख्तियार था कि उसको रिजेक्ट कर दे, और मैक्सिमम पीरियड में अख्तियार कमिश्नर के पास नहीं था। जो मैंने एस्टिमेट दे दिया वो कमिश्नर पाबंद है उसको मानने का। सिर्फ ये कर सकता है जी कि उस पर जब रिटर्न में जमा कराऊंगा तो वो चेक करेगा जी कि इसकी जो रिटर्न है क्या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के मुताबिक जो इसका एडवांस टैक्स बनता था वो उसके मुताबिक टैक्स पूरा इसने जमा कराया, एस्टिमेट इसने दिया उसके मुताबिक पूरा है कि नहीं है। अगर मेरा एडवांस टैक्स बनता था 147 में 1 करोड़ रुपए, मैंने एस्टिमेट दिया 40 लाख रुपए का, जी मेरा बिजनेस काम है, मैं 40 लाख मेरा बनता है इस साल, तो मैं 40 लाख दूंगा। लेकिन जब मैंने रिटर्न जमा कराई तो वो मैंने 80 लाख का मैंने टैक्स जमा करा दिया। अब 10% तक की वेरिएशन अलाउ है। 40 लाख का मतलब है जी कि रात तो 44 लाख तक भी मैं मुनाफा दिखा दूँ तो महकमा मुझसे डिफ़ॉल्ट से चार्ज ज़रा मेरे एस्टिमेट को सब कर लेगा। लेकिन जब मैं 44 लाख से ऊपर जाऊँगा फिर मेरे पर डिफ़ॉल्ट से चार्ज लगेगा। जितना भी फ़र्क होगा मेरे एस्टिमेट में और जो मैंने ओरिजिनल जमा कराया है, एस्टिमेट का टैक्स मैंने 40 लाख बताया था, 80 लाख मैंने जमा करा दिया, तो मजीद 40 लाख पे मैं फिर पूरी रकम पे जो मेरा विद होल्डिंग जिसकी नहीं हुई उस पूरी रकम का मैं पाबंद हो गया। मैं डिफ़ॉल्ट सरचार्ज सेक्शन 205 में जो सर ने रेट बताया है 12% मैं जमा कराने का फिर पाबंद हूँ। और लेकिन जब मैंने एस्टिमेट दे दिया है तो फिर उसके बाद जब मैंने रिटर्न जमा करा दी है तो फिर दोबारा मेरा 147 का ऑर्डर नहीं होगा, फिर सिर्फ उसी की वर्किंग के बेस पर 205 का डिफ़ॉल्ट से चार्ज लगाया जाएगा। ऑर्डर सर जी एस्टिमेट पर नहीं होता, लॉ में जब 138 के अंदर लिखा हुआ है, 138 पढ़ें आप, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है जी कि ये उसी दिन चार्जेबल हो गया है जिस दिन आपके ड्यू हो गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे आज मैं रिटर्न जमा कराऊंगा तो महकमा रिकवरी करेगा। रहा मैं 138(1) में लिखा हुआ जी कि अगर मैंने रिटर्न जमा नहीं कराई और महकमा मेरी तरफ से 121(1)(a)(b) की रिटर्न जमा कराता है, जिसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट। एक शख्स रिटर्न जमा कराने से फेल हो गया है, उसने रिटर्न ही जमा नहीं कराई, उस सूरत में क्या होगा जी कि महकमा जब तक उसका ऑर्डर पास नहीं करेगा तो रिकवरी नहीं हो सकती। इधर ऑर्डर पास करना जरूरी नहीं है, 138 में लिखा हुआ है। सर एस्टिमेट देंगे आप, एस्टिमेट देंगे जहाँ पे आप हैं। हम वो बात कर रहे हैं जहाँ पे स्मूथली बिजनेस चल रहा है, प्रीवियसली अभी बिजनेस था, इस साल भी वही बिजनेस है, फिर क्या होगा। और आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो रिटर्न जमा नहीं कराई तो महकमा पहले 121 में ऑर्डर करेगा तो रिकवरी करेगा। इधर अगर रिटर्न जमा है आपकी तो फिर रिकवरी करने के लिए उसको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक मुल्तान से ट्रिब्यूनल से ऑर्डर हुआ है ITA 770 MB 2024 सनक्रॉप पाकिस्तान में, इसमें। और फिर एक सिंध हाई कोर्ट का फैसला है CP नंबर D5577 2023 का। इसमें कहा गया है जी कि सेकंड प्रोविज़ो जो मिशन हुई है 147 सब सेक्शन 6 में फ्रांस एक्ट 2021 के बाद पहले, इससे पहले और नहीं आफ्टर मिशन, और 2000 फ्रांस एक्ट 24 के बाद दिस कमिश्नर हैज़ नो अथॉरिटी टू रिजेक्ट द टैक्स पे एडवांस टैक्स एस्टिमेट। कुछ पीरियड मेरे पीरियड ऐसे थे जहाँ पर एडवांस टैक्स एस्टिमेट को कमिश्नर के पास रिजेक्ट करने का अख्तियार नहीं था, तो ये उसको भी लॉ ने, हमारी कोर्ट्स ने प्रोटेक्शन दी है जी कि कमिश्नर जो जब एम्पावर ही नहीं है और वो एडवांस टैक्स की आपने एस्टिमेट जमा करा दिया है कि मेरा कम बनता है तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर अब जाके 25 में मेरे ख्याल में प्रोविजन आ गई उसको दोबारा कि अब एडवांस टैक्स का अगर आपने एस्टिमेट जमा कराया है तो कमिश्नर आपको नोटिस करेगा जी कि मेरे हिसाब से आप गलत बयानी कर रहे हैं, फैक्ट्स बताएगा अपने, और जब वो फैक्ट्स बताएगा गलत बयानी के ऊपर आपको
दोनों में से इनएक्यूरेसी वो अपने रिकॉर्ड से साबित कर देगा, या किसी सेल परचेज और आपके सेल टैक्स की रिटर्नों से साबित कर देगा, रीज़न लिखेगा, तो उसके बाद आपको दोबारा वो कन्फ्रंट करा के उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। रे आज के केस लास्ट थे जो हमने रिसर्च की है, टिक साहब ने उन पर बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, एक एक केस ला को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, सब मैं केस ला शेयर भी कर दूंगा। बाकी मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ एग्जेक्टिव बॉडी का, अतीक साहब, अतीक रहमान हाशमी साहब का, जो बड़े लर्नड हमारे एडवोकेट भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, जिन्होंने इस खुश टॉपिक को 147 पर यकीन करें। आज मैं सबको चैलेंज करता हूँ, 4 सेक्शन पढ़ के ना, उसके सब सेक्शन हैं 7, 4 सब सेक्शन पढ़ लें, 5 मिनट में नींद आ जाएगी, जिसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हम सबको 4 चांद लगा के समझा दिया है। बहुत शुक्रिया जी। जनाब जॉइंट सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि नहीं उनको बुलाएं, सर जी बुलाएं, नहीं बुलाएं, सर जी बुलाएं। जी बहुत शुक्रिया इमरान गाजी साहब आपका भी। और अब मैं दावत दूंगा अपने नायब सदर मलिक रफ़ीक साहब को कि वो भी को इख्तितामी कलमात जो है ना वो अदा कर दें। जी खैर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत कामयाब गया है, जिसमें अतीक रहमान हाशमी साहब ने इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे तरीके से बहस की है और हमें समझाया है। वाकई कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें हम सीनियर अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमें भी इन चीज़ों का पता नहीं था। तो आज का जो सेशन गया है बहुत अच्छा है। उसके बाद इमरान गाजी साहब ने जो लेक्चर दिया है फैसला जात पे, वो भी बहुत अच्छा गया है। तो उसके बाद इसकी कोई गुंजाइश अभी रही नहीं है। अब समोसा जात आ गए हैं, बोतल आ गई है, उसके लिए मैं मज़ीद आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। उसके लिए अब रमज़ान साहब ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये शुरू हो गई और हमारा प्रोग्राम फाइनल हो गया। थैंक यू।